अब तक हमने क्या जाना कि हमें कोई भी व्यंजक दे दिया गया, कुछ मान दे दिए गए और हमने उस व्यंजक का पूरा पूरा मान निकाला। हमने उसकी चाहे कोई भुजा निकाली, इस तरीके से हमने प्रश्न हल किए। अब हम जानेंगे कि हम किसी भी प्रश्न को करते समय जब बहुत बड़ी हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है या बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं और अगर हमें वो बीजीय व्यंजक की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए लिखने के लिए हमें कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ता है। अब कोष्ठक का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, किस किस तरह के कोष्ठक होते हैं, वो अब हम सब जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोष्ठक के प्रयोग को समझने के लिए एक समस्या को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। मान लेते हैं, इसमें हम सब कुछ मान के चलते हैं। मान लेते हैं निखिल के पास 2x आम है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। निखिल के पास कितने आम हैं? 2x आम है। उसने उनमें से 3y आम अपनी बहन को दे दिए। उसके पास कुल कितने आम थे? 2x आम थे। और उसने कितने आम अपनी बहन को दे दिए? 3y आम। ठीक है। इसके बाद शेष बचे आम, यानी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके पास कितने आम शेष बचे। उसके बाद शेष बचे आमों का आधा करके शेष आम निकालेंगे, फिर उनका आधा करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है शेष बचे आमों का आधा करके 30 निकाल लिया। जो बचे उसमें से 30 आम उन्होंने फिर निकाल लिए। इसके बाद निकालने के बाद शेष का तिगुना करके, यानी कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी फिर हमें क्या करना है, उसका 3 गुना कर देना है। पुनः x जोड़ दिया, 3 गुना किया, अब उसमें x जोड़ दिया और इसको जोड़ने के बाद जो हमें आम प्राप्त हुए थे उसमें y से गुणा कर दिया। देखिए, है ना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। और इसको अब हम धीरे धीरे बढ़ के आसानी से, देखिएगा बहुत आसानी से अभी हम इसको बहुत सिंपल बना देंगे। तो आप लोग चलिए मेरे साथ, तो इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने इस प्रश्न में कहा था, क्या कहा था कि निखिल के पास आमों की संख्या कितनी है? 2x। जब भी ऐसे प्रश्न हमारे सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारा प्रश्न कह रहा है वही हम लिखते चले जाएं तो बहुत आसान हो जाता है। तो निखिल के पास आमों की संख्या कितनी है? 2x। उसकी बहन के पास आमों की संख्या 3y। शेष आम, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, शेष आम निकालेंगे। और शेष आम हम कब निकाल सकते हैं? देखिए, अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, 10 टॉफ़ियाँ हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपनी दोस्त को 5 दे दी, तो अब मेरे पास कितनी बची? मैं 10 में से 5 घटा दूंगी, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि मेरे पास कितनी बची। वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। निखिल के पास कितने थे? 2x आम थे। उसने अपनी बहन को कितने दे दिए? 3y आम दे दिए। तो उसके पास जो आम बचे वो कितने बचे? 2x माइनस 3y। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है। तो शेष आम 2x माइनस 3y यहाँ पर हुए। अब हमारा प्रश्न जो आगे कह रहा था वो क्या कह रहा था? शेष आम का आधा। शेष आम का आधा। तो हमारे शेष आम अभी क्या निकले? 2x माइनस 3y। अब हम क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। और आधा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए, 1/2 2x माइनस 3y। यहाँ पर हमारे आम आधे हो गए ना। तो यहाँ पर 2x माइनस 3y का संयुक्त आधा दिखाने के लिए हमने क्या किया है, हमने देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कोष्ठ लगाया है, ये वाला, ये लगा दिया, तभी तो हम उसको डिवाइड कर पाए दोनों को एक साथ मिला के। तो ये जो हमने कोष्ठ लगाया है यही हमारा छोटा कोष्ठक होता है। ठीक है। चलिए, अब तक हमने क्या किया, हमने जो शेष आम थे उनका आधा कर दिया था और छोटे कोष्ठक की मदद से। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि शेष में से 30 आम निकालने पर क्या संख्या हमें प्राप्त होगी। देखिए, शेष आम हमारे ये थे, अब हमें क्या करना है, इसमें से 30 आम और निकाल देने हैं। तो देखिए, हमने क्या कर दिया, इसमें से 30 घटा दिए। अब इसके बाद
हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि जैसे ही हम 30 आम उसमें से निकाल लेंगे, इसका 3 गुना करने पर, यानी कि ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, अब हमें इसका क्या करना है, इस वाली संख्या का 3 गुना कर देना है, अर्थात 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए हमने वही किया, इस पूरी संख्या को क्या किया, 3 से गुना की। लेकिन हम पूरी संख्या को 3 से गुना कब कर सकते हैं, कोष्ठक लगा के, क्योंकि अगर हम कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो किसी एक संख्या में गुणा हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कोष्ठक का प्रयोग किया और इसमें पूरा गुणा कर दिया। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके का कोष्ठक लगा हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है मंझला कोष्ठक। ठीक है, अभी तक हमने 2 कोष्ठक के बारे में जाना, छोटा और मंझला कोष्ठक। इसके बाद में 3x जोड़ने पर लिखेंगे, यानी कि उन्होंने कहा था कि जब हम इसका 3 गुना कर देंगे उसके बाद इसमें 3x आम जोड़ देंगे। तो देखिए मुझे अगर 3x जोड़ने हैं तो मैं इस सारे में, ये जो मैंने अभी निकाला था, इसमें 3x जोड़ दूंगी, जो मुझे कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब सब में y से गुणा करने पर इस कथन को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में कहा था कि जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें हम y से गुणा कर देंगे। तो अगर हमें y से गुणा करनी है सारे में, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमें कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और y से गुणा कर देंगे, जो हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देख रहे होंगे मैंने फिर से एक कोष्ठक का प्रयोग किया है, और जो किस तरीके का है, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए इधर लिख देते हैं ऐसे, और ये हमारा क्या होता है, बड़ा कोष्ठक होता है। तो हमने इस पूरे प्रश्न में जो इस्तेमाल किया था, एक बार जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक हम यूज करते हैं, उसके बाद मंझला कोष्ठक, और अंत में हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक लगाया, उसके बाद मंझला, और अंत में बड़ा कोष्ठक लगाया। कोष्ठक खोलते समय यदि कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, तो अंदर के जितने भी हमारी संख्याएं हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितने भी चिन्ह हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, और अगर उनके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो उनके बीच में क्या माना जाता है कि वो गुणा है। अब देखिए एक और प्रश्न है, और हम इसको हल कर लेते हैं कि किस तरीके से कोष्ठक हटाए जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटा कोष्ठक हटाते हैं। तो देखिए हटाया अगर हमने तो क्या आया, 2, माइनस का चिन्ह है बाहर तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे और इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम मंझले कोष्ठक को हटाते हैं, और जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो हमें ये सब संख्याएं प्राप्त होंगी, क्योंकि यहाँ भी बाहर माइनस का चिन्ह है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सारे चिन्ह बदल गए। इसके बाद बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह फिर बदल जाएंगे, और जो एक जैसी संख्याएं थी उनको हमने जोड़ दिया। देखिए 9x², 5x² और -7x²। अगर इन सबको हल करते हैं तो 5x³ क्योंकि ये इकलौता था, और x² ये सब हल होने के बाद बचता है 2x² -6x + 2, इस तरीके से। इसके बाद में फिर से अगर हम ये बड़ा कोष्ठक हटाएं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, और अब इसके बाद जो एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसे पद हैं, उनको एक साथ लेते हुए हम इसको हल करेंगे और अंत में हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है जो हम अभी तक पहुंचे हैं, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते वो हमारे विजातीय पद होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, और अंत में हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। 2 या 2 से अधिक कोष्ठकों के बीच यदि कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर क्या माना जाता है कि ये गुणा का चिन्ह है।